जौहर सलीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे सर, आप कह रहे थे कि लूज लूज सिचुएशन है दोनों जानिब, एक हाई रिस्क स्ट्रेटेजी बनी, ऑफ रैंप दरकार है। क्या इजराइल वो ऑफ रैंप होने देगा जो पूरी दुनिया को दरकार है इस वक्त? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि देखें इसके बाद अगर जंग इसके बाद जो तवालत इख्तियार करती है और जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें ना अमेरिका को फायदा है बिकॉज कैजुअलिटीज़ का रिस्क बहुत है। स्पेशल फोर्सेस की जो बात है, जो ऑपरेशन है, ये तो मैं 3 हफ्ते पहले से कह रहा हूँ कि वो प्लान कर रहे हैं और शायद इस जंग से भी पहले के, क्योंकि वो प्लान तो हमेशा होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क उनके लिए, ईरान के लिए भी है। ईरान ने भी बहुत ज़्यादा डैमेज लिया है, इसमें कोई शक नहीं है टेक्टिकली। इसराइल को अलबत्ता फ़ायदा है, नेतन्याहू को पर्सनली फ़ायदा है क्योंकि उसकी सियासी बका इसी में है कि जंगें चलती रहें और वो जो है ना, और साथ ही नेशनली फ़ायदा ये है कि जी वो ईरान, जितनी लंबी जंग होती है वो ईरान की कैपेसिटी को उतनी ज़्यादा, इजराइल में भी हो रहा है इस वक्त, नहीं वो इतना ज़्यादा नहीं है। देखिए अभी भी अगर जो लास्ट सर्वे था वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन पोल था 90% की सपोर्ट थी उसको, लेकिन जो लास्ट पॉइंट मैं इस पर कहना चाहता हूँ वो ये, देखें ईरान को ये भी सोचना चाहिए कि ये जंग जो सी है एक प्रॉक्सी वॉर में बदल रही है। जो अमेरिका और चाइना की एक वो जो है ना, जो चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है, ये उसका भी हिस्सा ना बन जाए और फिर ईरान उस जो है ना आई ऑफ द स्टॉर्म में आ रहा है। वो किस तरह, क्योंकि देखें अमेरिका फिर ये चाहेगा कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना को डिनाई करे ये सारा तेल जो है, इसको फिर वो तो कहेंगे ठीक है इसको डिस्ट्रॉय करते जाओ। चॉइस नहीं थी वॉर, ये कह रहा हूँ, इट वाज नॉट ईरान चॉइस। बिल्कुल सही है, लेकिन इससे आगे अगर ये जंग चलती है तो ये फिर ईरान के लिए अच्छा नहीं, बिकॉज ये एक तो इजराइल के लिए फायदेमंद होगा और फिर एक बात प्रॉक्सी वॉर की तरफ चली जाएगी जिसमें चाइना और रशिया का रोल और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि चाइना को भी सूट नहीं करती है इसकी तवालत, इसलिए कि चाइना 2 किस्म की डैमेज ले रहा है इससे। एक तो ये जो ऑयल की और गैस की तरसील बंद हो रही है ये, और दूसरी अगर दुनिया ये रिसेशन की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जाती है तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, अमेरिका से बड़ा है इन दोनों चीज़ों में। तो सबसे ज़्यादा डैमेज दुनिया में रिसेशन का या डिप्रेशन का वो चाइना को होता है, बिकॉज चाइना की एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म इकॉनमी है, अमेरिका की नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी बेस्ड है डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, चाइना की इकॉनमी बेस्ड है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा नुकसान। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये थोड़ी और चलती है तो चाइना शायद उनकी तरफ से भी कुछ कोशिशें होंगी फिर उसके बाद इसको जो है ना मुसालहत की तरफ लेके जाने के लिए। ज़ैगम साहब जो गुफ्तगू करें आप, एक तो इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, दूसरा आपके ख्याल में क्या ईरान में जो बात हुई कि फेवरेबल रिजीम क्या वो मिल पाएगी अगर वो अमेरिका की अभी भी ख्वाहिश है, और एक एनपीटी से निकलने की इस वक्त ईरान बात कर रहा है, उसको कमेंट कीजिएगा। देखिए एक तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें इसराइल और अमेरिका के वार ऑब्जेक्टिव्स में फ़र्क करने की ज़रूरत है। जो इसराइल के वार ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अक्सर वो अहमियत अख्तियार करते हैं और अमेरिका के वार ऑब्जेक्टिव पीछे चले जाते हैं मिडिल ईस्ट के मामले में। इस वक्त अमेरिका में भी यही बात हो रही है कि इसराइल की जंग है, आप किधर फंस गए। डिफरेंस क्रिएट करें कि वो एलाइज के तौर पर आ जी यही बात है ना कि इस वक्त जो इसराइल का जो वार ऑब्जेक्टिव है वो रजीम की ही नहीं, स्टेट की इनहाइलेशन है, जो वो पहले 3 मुल्कों में अचीव कर चुका है। क्योंकि इसराइल के नज़दीक ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। अमेरिका के लिए वजूदी खतरा नहीं है, इसराइल के लिए ईरान वजूदी खतरा है। वजूदी खतरे का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में होगी। इस पर पूरे इसराइल का इत्तफाक है। तो इसराइल का इसमें कोई शक नहीं, मकसद ये है कि ना सिर्फ रजीम बल्कि स्टेट को कोलैप्स किया जाए। और डिकैपिटेशन कोई मामूली बात नहीं थी, एक बंदा नहीं मार दिया, वेव आफ्टर वेव लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है। स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्यों, उन पे क्यों हमले हो रहे हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। इंडस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज पे अटैक किया जा रहा है। तो ये रजीम ही नहीं, स्टेट की कोलैप्स इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं, और उसको अचीव करने की अभी तक एक कोशिश की गई है और उसमें मुश्किल जो है वो पेश आई है। सेकेंडली देखिए, जब हम कहते हैं ना 21st सेंचुरी वॉर, मेरा ख्याल है हमें जो एसिमेट्रिक वार है उसको एक डब्बे में नहीं डालना चाहिए। हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? ये तालिबान वाली जंग नहीं है। तालिबान अपने मुल्क में एक ऑक्युपाइंग फोर्स को टेररिज्म के जरिए थका रहे थे, दैट्स ऑल। 20 साल तक वो नहीं निकाल सके, एक कस्बे पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। अमेरिका चाहता तो 20 साल और भी रह सकता था। अमेरिका तो 2-3 साल के लिए आया था, वो 20 साल रह गया। तालिबान की क्या कामयाबी है? अगर तालिबान तो अमेरिका की क्या कामयाबी हुई? देखिए उस पर बात कर सकते। देखिए अगर तालिबान ना होते तो अमेरिका 3 साल बाद चला जाता।
तालिबान थे तो अमेरिका 20 साल रुका। सर अमेरिकी फौज मारेगी, देखिए- कितना देखिए, अरबों का नुकसान ये उठा के भाग गए हैं, यहाँ से कैसे निकले, वो तो देखिए, भागे थे। खरबों का नुकसान, ये असल बात है। चंद हजार अमेरिकी फौजी मरे हैं। 20 साल में इतनी बड़ी फौज की मोबिलाइजेशन हो तो 3-4 हजार फौजी तो वैसे मर जाते हैं। जनरल साहब बताएंगे, कोई बहुत बड़ा ज़ैन लॉस। साहब, हासिल वसूल तो कुछ नहीं हासिल हुआ। वसूल उस पे यहाँ तो खुद देखिए, उसमें मार गए गुफ्तगू बेचारा। हो सकती है। चले, वो अभी इसी पर ही- अमेरिका इसलिए आया था कि उसको अफगानिस्तान से खतरा ना हो टेररिज्म का, वो आज उसको नहीं है। जिस काम के लिए उसने $3 ट्रिलियन लगाए हैं, उस काम के आजकल वो तालिबान को $40 मिलियन हफ्ते में देता है, और वो काम तालिबान उसके लिए कर रहे हैं। नाकामी है या कामयाबी है? वो कामयाबी है कि वो $40 मिलियन में अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहा है। बाकी सारे मुल्कों के लिए तालिबान खतरा अमेरिका के लिए नहीं है, ठीक हो गया। जिनके खिलाफ अमेरिका उसको तो अटैक कर रहे हैं। अब ये वार किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए, दुनिया में पहली बार ऐसी एसिमेट्रिक वार हो रही है। वियतनाम में भी ऑक्यूपेशन हो रही थी, ऑक्यूपेशन आर्मी से लड़ रही थी। ऐसी वार हो रही है जिसमें कमजोर ताकत प्रिसिजन वेपन्स इस्तेमाल कर रही है। मुझे बताइए, कौन सी जंग में इससे पहले प्रिसिजन वेपन्स इस्तेमाल हुए थे जिसमें $20,000 का जो एक ड्रोन है वो किसके सामने है? कौन सा वेपन है जिसका मुकाबला कर रहा है? देखे ना, 2 मिलियन का जो वेपन है वो उसके सामने है, और 20,000 का ड्रोन उसको शिकस्त दे रहा है। This is 20th century asymmetric war, different from any asymmetric war that had been fought in human history. इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रेक पे जाना, मैं वापस आके जाहिद साहब की तरफ जाऊंगी। चीन और रूस की ईरान के साथ अस्करी और इक्तिसादी हमायत, ये जब आप ये कह रहे हैं कि कौन किससे मुकाबला कर रहा है, फिर इतना कमजोर भी मत रखें। जो बैक एंड पर हिमायत मौजूद है या सपोर्ट मौजूद है, जरा उस पर भी रोशनी डाल दें। देखिए, क्योंकि देखिए जो इस वक्त मैदान जंग है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर तो बहुत बड़ा है ना। देखिए, दुनिया इस जंग के नतीजे में बदलेगी। जो खतरात है चीन के लिए, कितना ये खिता है में हमने बात की। अगर ये पूरे इलाके का हेजेमान इजराइल बन जाता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बाद हमारे लिए क्या मुश्किलात होंगी? यहां से आगे भी आप सोचते हैं कि इजराइल वो हेजेमॉन बन सकता है? जीसीसी जहां से गुजर रहा है, अगर इस जंग को जीत जाता है या आसानी से जीत जाता है, तो उसके हेजेमान बनने में बाकी रुकावट क्या रह गई है? पूरे इस खित्ते में कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सके? मुझे बताइए। ईरान के गिरने के बाद उसके हेजेमान बनने में कोई शक रह जाती है? जिस तेल की आज हम बात कर रहे हैं, ऑयल हेजेमनी की, उस ऑयल का हेजेमान कौन होगा? इजराइल होगा। रीजन में जो स्ट्रेटेजिक हेजेमान है, जो मिलिट्री का हेजेमान है, वो कौन होगा? वो इजराइल होगा। तो वही डिक्टेट करेगा ना। फिर जो चीन को तेल हासिल करना है, उस तेल पे कंट्रोल किसका होगा? वैलिड क्वेश्चन है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके अगर जंग तो हालत इख्तियार करती है, तो अमेरिका, चीन और रशिया के रोल्स क्या होंगे, और क्या चीन, जो जैगम साहब बात कर रहे हैं, उसकी इजाजत दे सकता है खित्ते में? इस ब्रेक के बाद।